कभी सुपरमार्केट के अनाज वाले गलियारे में खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी बहुत बड़े इम्तिहान में फंस गए हैं? हाँ हाँ, हर बार होता है। मैं पिछले हफ्ते बस ओट्स लेने गया था और सामने स्टील कट, रोल्ड, इंस्टेंट, ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, मतलब पता नहीं क्या क्या था। 50 से ज्यादा डिब्बे होंगे। आराम से। और सब मुझे घूर रहे थे। एक तरफ से तो अच्छा लगता है कि वाह, कितनी वैरायटी है, लेकिन सच कहूं तो 10 मिनट बाद मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था हम्म। और मैंने बस सबसे जाना पहचाना ब्रांड का पैकेट उठाया और वहां से निकल आया। बाद में सोचता रहा कि क्या इतने सारे विकल्प होना वाकई में हमारे लिए फायदेमंद है, या ये हमें बस थका रहा है। और आपने जो महसूस किया वो कोई अनोखी बात नहीं है। एक्चुअली आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास बैरी श्वार्ट्ज की किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से जुड़े कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और आज हमारा मकसद इसी विरोधाभास को समझना है कि कैसे ज्यादा विकल्प मतलब ज्यादा आजादी हमें ज्यादा खुश करने के बजाय ज्यादा चिंता, असंतोष और पछतावे की तरफ धकेल रही है। हाँ, ये पैराडॉक्स शब्द बिल्कुल सही बैठता है। तो फिर शुरू करें, देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ये सिर्फ सुपरमार्केट तक तो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि विकल्प ही शक्ति है। जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी अच्छी जिंदगी। हाँ, यही तो मानते हैं सब। लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में जब हम झांकते हैं तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है और ये असर सिर्फ खरीदारी पर नहीं बल्कि हमारे करियर, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं इस पर भी पड़ रहा है। अच्छा, तो ये जो सुपरमार्केट वाली उलझन है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं तो अब इसे हर जगह देख रहा हूँ। जैसे एक नया फोन खरीदना हो। अब ये सिर्फ एक डिवाइस खरीदना नहीं है, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना है, एक पूरा इकोसिस्टम चुनना है। सही बात है। एक बार आपने फैसला ले लिया तो आप सालों के लिए उस कंपनी के जाल में फंस जाते हैं। या फिर रात को घर आकर टीवी देखो, 100 चैनल और 5 स्ट्रीमिंग सर्विस पर हजारों फिल्में हैं। हाँ। और हम आधा घंटा सिर्फ ये तय करने में लगा देते हैं कि देखना क्या है, और आखिर में थककर सो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन सारे अनुभवों के पीछे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है। विशेषज्ञ इसे डिसीजन फटीग कहते हैं, मतलब निर्णय की थकान। डिसीजन फटीग। हाँ, सोचिए हमारे दिमाग की जो फैसले लेने की क्षमता है वो एक बैटरी की तरह है। हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती है। सुबह कौन से कपड़े पहने, नाश्ते में क्या खाएं, किस रास्ते से ऑफिस जाएं, और फिर जब आप कोई बड़ा फैसला लेने बैठते हैं, जैसे कोई नया निवेश करना या नौकरी बदलना। एग्जैक्टली तो आपकी बैटरी पहले ही काफी खत्म हो चुकी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हमारा दिमाग इतने सारे फैसले लेकर थक जाता है तो वो बस सबसे आसान रास्ता चुन लेता है, भले ही वो हमारे लिए सबसे अच्छा ना हो? बिल्कुल। दिमाग एक तरह से शॉर्टकट लेने लगता है। अच्छा। या तो हम सबसे आसान, सबसे परिचित विकल्प चुनते हैं या फिर हम फैसला टाल देते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ सुना है। जहां आप विकल्पों का विश्लेषण करते करते ही थककर हार मान लेते हैं। और ये सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आज स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट प्लान, यहाँ तक कि बिजली और गैस सप्लायर चुनने में भी दर्जनों विकल्प है। सही है। पहले ये सब चीजें सीधी साधी होती थीं। सरकार या कंपनियां आपके लिए ये फैसले लेती थीं, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल दी गई है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम हमेशा से ज्यादा आजादी और ज्यादा विकल्पों के लिए लड़ते आए हैं। क्या अब हम कह रहे हैं कि वो आजादी ही एक बोझ है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। देखिए, आजादी और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता बेशक बहुत अच्छी चीज है। हाँ। समस्या तब शुरू होती है जब विकल्पों की संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है, जब फैसले लेने का बोझ फायदे से ज्यादा हो जाए। अच्छा। पहले के जमाने में डॉक्टर एक ही होता था, वो जो दवा देता था आप ले लेते थे। अब डॉक्टर आपको 2-3 विकल्प देता है और कहता है आप रिसर्च करके बताइए कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। हाँ, ये तो होता है। अब एक आम इंसान मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो ये जो जिम्मेदारी संस्थाओं से हटकर व्यक्ति पर आई है, इसने चिंता और गलत फैसले लेने के डर को कई गुना बढ़ा दिया है। मैं समझ रहा हूं। तो इस समस्या से लोग निपटते कैसे हैं? क्या कुछ लोग दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से इन विकल्पों को संभाल पाते हैं? मैंने सुना है कि किताब में 2 तरह के फैसला लेने वालों की बात की गई है, कुछ मैक्सिमाइजर जैसा। हाँ, ये इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
श्वार्ट्ज लोगों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइजर। ओके। मैक्सिमाइजर वो लोग हैं जो हर फैसले में सबसे बेहतर विकल्प की तलाश करते हैं। अगर उन्हें एक कार खरीदनी है तो वो महीनों तक रिसर्च करेंगे, हर मॉडल के हर वर्जन की तुलना करेंगे। अच्छा, दर्जनों रिव्यू पढ़ेंगे, हर डीलर से बात करेंगे। एग्जैक्टली, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि उन्हें सबसे परफेक्ट डील मिले। उनका लक्ष्य होता है सबसे अच्छा फैसला लेना। और दूसरे वाले सैटिस्फाइजर, ये नाम थोड़ा अजीब है। ये शब्द सैटिस्फाई यानी संतुष्ट करना और सफाइस यानी पर्याप्त होना से मिलकर बना है। अच्छा। जो ठीक ठाक हो या जो काम चला दे वाले विकल्प से खुश हो जाते हैं। उनकी दिमाग में कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कार सुरक्षित होनी चाहिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए और बजट के अंदर होनी चाहिए। जैसे ही उन्हें कोई कार मिलती है जो इन 3-4 शर्तों को पूरा करती है, वे उसे खरीदकर आगे बढ़ जाते हैं। और वो इस चिंता में नहीं घुलते कि शायद किसी और शोरूम में से थोड़ी बेहतर डील मिल सकती थी। बिल्कुल, वो उस चैप्टर को वहीं बंद कर देते हैं। तो एक तरह से मैक्सिमाइजर परफेक्शन की तलाश में है और सैटिस्फाइजर व्यावहारिकता की। सुनने में तो लगता है कि मैक्सिमाइजर के फैसले ज्यादा अच्छे होते होंगे। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। उन्होंने इतनी मेहनत जो की है, तो और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। रिसर्च में ये साफ तौर पर देखा गया है कि मैक्सिमाइजर्स भले ही वस्तुनिष्ठ रूप से यानी कागज पर बेहतर परिणाम हासिल कर लें, जैसे उन्हें ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हर इंटरव्यू दिया, हर कंपनी को खंगाला, लेकिन वो सैटिस्फाइजर के तुलना में काफी कम खुश, कम संतुष्ट और ज्यादा अवसादग्रस्त यानी डिप्रेस्ड होते हैं। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मतलब जिसे बेहतर नौकरी मिली, बेहतर तनख्वाह मिली, वो असल में कम खुश है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? दिमाग तो कहता है कि बेहतर नतीजों से ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक शब्द, पछतावा, रिग्रेट। पछतावा। मैक्सिमाइजर का दिमाग हमेशा क्या होता अगर की सोच में डूबा रहता है। नौकरी मिलने के बाद भी वे सोचते हैं, क्या होता अगर मैंने वो दूसरी नौकरी चुन ली होती, शायद वहां ज्यादा सीखने को मिलता। कोई सामान खरीदने के बाद भी वे ऑनलाइन उसकी कीमतें चेक करते रहते हैं। ये सोच उनकी संतुष्टि को दीमक की तरह खा जाती है। वे खरीदारी के बाद होने वाले पछतावे, जिसे बायर्स रिमोर्स कहते हैं, कि बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। मतलब वो अपने फैसले का कभी पूरी तरह से आनंद ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा दूसरे काल्पनिक बेहतर विकल्पों में उलझा रहता है। बिल्कुल, जबकि सैटिस्फाइजर एक बार फैसला ले लेता है तो उस चैप्टर को बंद कर देता है। उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक अच्छा फैसला लिया और अब वो उसके साथ खुश है। यहाँ एक और बारीक सा फर्क समझना जरूरी है जो किताब में बताया गया है परफेक्शनिस्ट और मैक्सिमाइजर के बीच का। अच्छा, ये दोनों अलग हैं। हाँ, दोनों के मानक बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन परफेक्शनिस्ट के मानक खुद के लिए होते हैं, दुनिया के लिए नहीं। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नतीजा एकदम 100% परफेक्ट न भी हो तो वे अपनी कोशिश से खुश रहते हैं। ओके। जबकि मैक्सिमाइजर दुनिया में मौजूद सबसे बेहतर की तलाश में रहता है, जो कि एक अंतहीन खोज है। इसीलिए परफेक्शनिस्ट अक्सर मैक्सिमाइजर से ज्यादा खुश रहते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमेशा सबसे बेहतर की तलाश वाकई में हमारे लिए बेहतर है? और ये सबसे बेहतर की खोज वाली बात सिर्फ खरीदारी तक ही तो सीमित नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आज तो हम अपने करियर, अपने रिश्तों, यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी इसी मैक्सिमाइजिंग वाले नजरिए से देखने लगे हैं। आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है, और यही इस किताब का सबसे गहरा और चिंताजनक पहलू है। आज विकल्प का बोझ सिर्फ बाजार से निकलकर हमारे जीवन के सबसे निजी हिस्सों में घुस आया है। सही बात है। पहले लोगों के करियर का रास्ता काफी हद तक तय होता था। आप डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बनते थे। अब आपके पास हजारों करियर ऑप्शन हैं। आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। पहले शादी एक सामाजिक जरूरत थी, विकल्प नहीं। अब आप चुन सकते हैं कि आपको शादी करनी है या नहीं, किसके साथ करनी है, कब करनी है। डेटिंग एप्स पर आपके पास अनगिनत पार्टनर चुनने का विकल्प है, जो एक तरह से रिश्तों का सुपरमार्केट बन गया है। आप लगातार स्वाइप करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अगला प्रोफाइल द वन हो, जो सबसे परफेक्ट हो। और ये सिर्फ काम और प्यार तक ही सीमित नहीं है। अब तो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी भी एक विकल्प बन गई है। कैसे? पहले आप जिस धर्म, जिस समुदाय, जिस शहर में पैदा होते थे, वही आपकी पहचान होती थी। अब लोग अपनी धार्मिक मान्यताएं खुद चुनते हैं,
अपने लिए नए आध्यात्मिक रास्ते बनाते हैं, अपनी राजनीतिक विचारधारा तय करते हैं। तो जीवन के जो रास्ते पहले से तयशुदा थे, जो डिफॉल्ट ऑप्शंस थे, अब वे सब व्यक्तिगत चुनाव का विषय बन गया है। हर मोड़ पर एक चौराहा है और हमें ही तय करना है कि किधर जाना है। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये बहुत सशक्त करने वाली बात लगती है कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद हैं, लेकिन जैसा कि हम अब तक की चर्चा से समझ रहे हैं, इसके पीछे एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, और वो कीमत बहुत बड़ी है। ये आजादी जितनी मुक्तिदायक लगती है, उतना ही बड़ा एक मनोवैज्ञानिक बोझ भी है। जब हमें अपनी पहचान और अपने जीवन का हर पहलू खुद बनाना पड़ता है, तो ये सवाल हमेशा हमारे सिर पर तलवार की तरह लटका रहता है कि क्या मैंने सही चुनाव किया? क्या मैं सही करियर में हूँ? क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? हाँ, क्या मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रहा हूँ? ये अनिश्चितता और आत्मसंदेह लगातार बना रहता है। हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हर नाकामी भी सिर्फ हमारी है। और ये सिर्फ जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों की बात नहीं है। किताब में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, छोटे छोटे फैसलों का अत्याचार। हाँ, द टिरनी ऑफ स्मॉल डिसीजंस। दिन भर में हम अनगिनत छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह उठकर कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, कॉफी पिएं या चाय, कौन सी खबर पढ़ें, किस ईमेल का जवाब पहले दें, लंच में क्या ऑर्डर करें। हाँ, इनमें से कोई भी एक फैसला बड़ा या थकाने वाला नहीं लगता, लेकिन इन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का जो अक्यूमुलेटिव प्रभाव है, मतलब जो जुड़कर असर होता है, वो हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है और हमारी खुशी को कम करता जाता है। तो संक्षेप में कहें तो विकल्पों की इस बाढ़ ने हमें फैसले लेने की एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया में फंसा दिया है। बिल्कुल, और इससे जीवन की समग्र संतुष्टि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें साफ नजर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ज्यादा विकल्प होना हमेशा बेहतर नहीं होता। एक सीमा के बाद ये हमारी संतुष्टि को बढ़ाते नहीं बल्कि कम कर देते हैं। दूसरी बात ये कि हर चीज में सबसे बेहतर की तलाश करने वाला मैक्सिमाइजर होने की एक मनोवैज्ञानिक कीमत है, लगातार चिंता, पछतावा और असंतोष। हाँ, मतलब भले ही आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल जाए, आप उसका सुख नहीं भोग पाते। सही कहा। और शायद सबसे काम की बात यह है कि सैटिस्फाइजर बनना, यानी अपनी जरूरतों को पहचानकर जो ठीक ठाक हो वाले विकल्प को चुनना और फिर उस पर टिके रहना, शायद ज्यादा खुशी और सुकून का रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मानक गिरा दें, बल्कि ये है कि हम एक अंतहीन और थका देने वाली खोज से खुद को आजाद कर लें। बिल्कुल सही। असली आजादी असीमित विकल्पों में नहीं, बल्कि उन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने में है जो वाकई में हमारे लिए मायने रखते हैं। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां आप एक मैक्सिमाइजर की तरह बर्ताव करते हैं। हो सकता है वो नौकरी की तलाश हो, या कोई नया गैजेट खरीदना हो, या शायद अपने लिए कोई रेस्टोरेंट चुनना हो। अब अगली बार जब आप उस स्थिति में हो, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या होगा अगर इस बार मैं सबसे बेहतर के बजाय सिर्फ जो ठीक ठाक हो को चुन लूं? एक ऐसा विकल्प जो मेरी मुख्य जरूरतें पूरी करता हो, और बस क्या पता उस एक फैसले से आपको विकल्पों के बोझ से ज्यादा आजादी महसूस हो।